दोस्तों साल 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिल जाती है और जैसे ही वहाँ पर आज़ादी मिलती है तो देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। वहाँ पर लाखों परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें कि 2 वक़्त की रोटी नसीब भी नहीं होती। ऐसी स्थिति में खाने कमाने की बड़ी दिक्कतें हो रही थी। वहीं पर बांग्लादेश में एक गाँव पड़ता है चिटगाँव। दरअसल वहीं चटगाँव की रहने वाली एक महिला होती हैं। वह महिला एक सूदखोर से ₹500 उधार लेती हैं। वह सूदखोर जो होता है उस महिला को ₹500 उधार देता है। दरअसल बांग्लादेश की भाषा में वहाँ का जो रुपया होता है उसको टका बोला जाता है और हमारे भारत में उसको रुपया बोला जाता है। तो उस बांग्लादेशी से वो महिला जो है ₹500 उधार लेती हैं और अपना जो धंधा होता है उसको करती हैं। लेकिन वह सूदखोर जो होता है उस महिला को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले लेता है और कहता है कि अब आज से जब तुम मेरा कर्जा जब तक नहीं दोगी तब तक तुमको मेरे नीचे काम करना पड़ेगा, मेरे अंदर काम करना पड़ेगा। अब महिला काफ़ी परेशान हो जाती है और जब परेशान हो जाती है तो वो कुर्सी और मेज़ बनाकर बेचती है, लेकिन वह जो सूदखोर था उसका सारा कमीशन उसको देना पड़ता था। इस करके वह महिला कमीशन के तौर पर, ब्याज के तौर पर उस सूदखोर को देती थी। लेकिन वह ₹500 नहीं दे पाती थी। जो ₹500 उससे उधार ली थी, उसका मूल जो धन होता है उसको कभी सूदखोर को नहीं दे पाई। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति जब उस महिला को देखते हैं तो वह महिला रोती हुई बहुत परेशान दिखती है। तब वह उस महिला से जाके पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो वह महिला थोड़ा-सा पहले पूरी बात नहीं बताती, लेकिन जब उसको थोड़ा-सा विश्वास हो जाता है बातचीत करने में, तो वह सूदखोर के बारे में अपनी पूरी बात बताती है। जब पूरी बात बताती है तो वह जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं ऐसा करो कि वो ₹500 आप हमसे ले लो और ₹500 लेने के बाद तुम उस सूदखोर को दे दो। अब उस सूदखोर को देने के बाद तुम अपने ढंग से काम करो। तो वह महिला कहती है लेकिन आप हमको ये ₹500 क्यों देने की बात कर रहे हैं? इसके बदले में हमको आपको क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? तो वह व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि इसके बदले में आपको हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ₹500 लेकर के तुम आज भी गुलाम हो, क्योंकि हमारा देश 1971 में ही गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आज़ाद हो गया था। तब वह महिला उस व्यक्ति से ₹500 लेकर के और बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से काम करती है और उस सूदखोर का ₹500 वापस कर देती है। जब उस व्यक्ति को ₹500 सूदखोर का वापस करके अपने आप को आज़ाद कर लेती है, तो एक दिन उस व्यक्ति का भी ₹500 वह वापस कर देती है। जब उस व्यक्ति को ₹500 वापस कर देती है, तो वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है, यार इस महिला ने तो बहुत ही ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपना कार्य करके मेरा टाइम से पैसा वापस कर दिया। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है। जो जो इस समय घटना वहाँ पर हिंसात्मक चालू है, उसके पीछे का राज क्या है, आइए हम आपको अपनी कहानी के माध्यम से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना है, ये आप जान रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में एक ऐसा कानून सरकार द्वारा पारित किया गया 56% और 44%। ये 56% और 44% आरक्षण क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, दरअसल 1971 में जब बांग्लादेश के आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें जो वीर जवान थे, जो वीर सपूत थे वहाँ के, उन सब के परिवार को, यानी स्वतंत्रता सेनानियों को और जो उच्च पदों पर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके परिवार को 56% आरक्षण दिया जा रहा है। और जो निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, किसान मजदूर और कबाड़ बीनने वाले मोची, ये जो निम्न कोटि के व्यक्ति आते हैं, उनको 44%, जबकि जो 44% की जनसंख्या है, आबादी है, वो 56% की अपेक्षा तिगुनी से चौगुनी है। दोस्तों, इस बात का लेकर के लोगों में जो है आक्रोश बढ़ जाता है और जब आक्रोश बढ़ता है तो एक दिन ऐसा आता है कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं। जब लोग सड़क पर उतर जाते हैं तो धीरे-धीरे, पहले तो यह मामला धीरे-धीरे चलता है, लेकिन जब ये जनादेश बढ़ने लगता है तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि लोग सड़कों पर 1000, 2000 नहीं बल्कि 10 लाख लोगों की भीड़ आ जाती है। और जब 10 लाख की भीड़ आ जाती है तो उसी बीच जो 3 लड़के थे जो इस आंदोलन को शुरुआत किए थे, उनका नाम था ढाका के विश्वविद्यालय के 3 छात्र थे, नासिर इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। दोस्तों, ये तीनों स्टूडेंट ऐसे थे जो ढाका विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। ये तीनों ही आरक्षण के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। जब लड़ाई लड़ रहे थे तो पहले तो इन लोगों को पुलिस के द्वारा जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें दिखाया गया कि ये तीनों लड़के आकर के
वीडियो में कहते हैं कि इससे हमारे देश की शांति व्यवस्था भंग हो रही है, कृपया आप लोग सब अपने अपने घर पर जाएं और अब इस लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं। तो जो प्रदर्शनकारी थे, जो आंदोलन के खिलाफ लड़ रहे थे, सब वापस चले गए और 4 से 5 दिनों बाद फिर एक सोशल मीडिया पर खबर आई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह कहा गया कि जिसमें बताया गया कि ये पुलिस द्वारा हम लोगों को ज़बरदस्ती वीडियो बनवाया गया। पहले हम तीनों लोगों को टॉर्चर किया गया, बुरी तरीके से मारा-पीटा गया और पुलिस के द्वारा ये वीडियो बनवाया गया कि तुम लोग ऐसा बोलो जिससे प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी दूर चले जाएँ। तो दोस्तों, जैसे ही यह वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, तो वहाँ की जनता और ही उग्र हो जाती है और अभी तो 10 से 5 लाख, 10 लाख की भीड़ थी, अब बीसों लाख जनता रोड पर उतर आती है और जो वहाँ की प्रधानमंत्री होती हैं शेख हसीना, तो पहले तो ये मामला कोर्ट में चला जाता है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद भी सरकार द्वारा इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाता, जिससे जनता और भी आक्रोशित हो जाती है और शेख हसीना के घर पर चली जाती है। उसको तोड़-फोड़ करने के लिए रास्ते में जो भी चीज़ मिलती है, उस पर लोग जो है लूटने-पाटने लगते हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है। तो इसी बीच जैसे ही यह खबर शेख हसीना तक पहुँचती है, तो वो असल में शेख हसीना का जो जीजा होते हैं, चीफ के आर्मी जो होते हैं, वो शेख हसीना को फ़ोन पे बताते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 45 मिनट के अंतर्गत देश छोड़कर चली जाएं, नहीं तो निश्चित तौर पर आपकी मृत्यु ये जो जनता है कर सकती है। जैसे ही शेख हसीना को ये बात पता लगी, शेख हसीना अपने निजी हेलीकॉप्टर से तुरंत बैठती हैं और अपने पड़ोसी मुल्क यानी भारत के लिए रवाना हो जाती हैं। दोस्तों, वह आती हैं भारत के जो गाजियाबाद का जो अपना एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पर आती हैं एयरपोर्ट। इंडियन एयरपोर्ट पर जब आती हैं, तब वहाँ पर उनको शरण दी जाती है भारत के द्वारा। लेकिन थोड़ा-सा कहने का विषय ये है, सोचने का विषय है कि जिस विश्व में 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, कोई भी 57 मुस्लिम राष्ट्र शेख हसीना को शरण देने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन भारत देश शेख हसीना को शरण दे दिया। दोस्तों, जब शेख हसीना वहाँ से रवाना हो गई, तो अब वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और पूरी तरीके से जो सेना के चीफ होते हैं, उनके हाथ में ये वहाँ की बागडोर चली गई। अब वहाँ की जो जनता थी, तो वहाँ की जो जनता थी, उनको एक व्यक्ति याद आया। वो व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, अब ये मोहम्मद यूनुस कौन था? उसके बारे में थोड़ा-सा आपसे चर्चा करते हैं। दरअसल 28 जून 1940 को जब देश गुलाम था हमारा, तो उस समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही देश थे। तो वहीं पर मोहम्मद हाजी जो है सौदागर के नाम से उनके व्यक्ति थे, उनके घर एक लड़का पैदा होता है, उस लड़के का नाम रखा जाता है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है ढाका विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के बाद अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका से पीएचडी करके वहीं पर नौकरी करने लगते हैं। दोस्तों, जब वो नौकरी करने लगते हैं, तो वहाँ से आने के बाद जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तब उनसे एक महिला मिलती है। जब वह महिला उनसे मिलती है, तो उस महिला को ₹500 यानी $500 दे करके सर्वप्रथम उस महिला को उस सूदखोर के हाथों से बचाते हैं। 26 मार्च 1971 को जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश जाना जाता था, अब वो बांग्लादेश चटगांव में इकोनॉमिक्स के ये जो एक विश्वविद्यालय होता है, उसमें जो ये मोहम्मद यूनुस होते हैं हेड हो जाते हैं और वहीं पर बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। जब पढ़ाने लगते हैं दोस्तों, तो पहले तो उस महिला को $500 देते हैं। जब वह महिला पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से उनको पैसे वापस कर देती है, तो फिर वो 42 महिलाओं का एक समूह बनाते हैं और 42 महिलाओं को पैसा देते हैं और कहते हैं कि आप लोग पूरी मेहनत करिए, हमारे देश की इकोनॉमिक्स में अपना योगदान करिए। जब वो अपनी वो सारी महिलाएँ 42 महिलाएँ पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपना पैसा टाइम पर वापस कर देती हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगा। ये सोचते हैं कि अगर इतनी ईमानदारी से महिलाएँ काम कर रही हैं, तो हमको इसके बारे में और भी सोचना चाहिए। दोस्तों, 1943 में इन्होंने एक ग्रामीण बैंक की नींव रखी और उससे प्रथम पहले माइक्रो क्रेडिट के नाम से एक संस्था चलाई। उस संस्था में काफ़ी फ़ायदा हुआ बांग्लादेश को और इस माइक्रो क्रेडिट की जो कंपनी थी, इसको नीति को विश्व को लगभग 100 देशों ने फॉलो किया। 100 देश इसको अपनाए, यहाँ तक कि अमेरिका भी इस माइक्रो
क्रेडिट की नीति को अपनाया। दोस्तों, जब 1983 में ग्रामीण बैंक की नींव रखी गई तो 40 वर्षों तक लगातार ये बांग्लादेश की सेवा करते रहे और कई हजारों करोड़ों लोगों की सेवा करते रहे अपने बैंक के माध्यम से। एक दिन ऐसा आता है कि जब वह 1 करोड़ महिलाओं को लगभग 300 करोड़ रुपए देकर उनको आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। दोस्तों, कहा जाता है सारी महिलाएं इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से, इतनी निष्ठा से काम की कि उनकी इकोनॉमिक्स नंबर 1 पे जाने वाली हो। बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स हो गई। अब बांग्लादेश की जो शासन व्यवस्था थी बहुत अच्छी तरीके से चलने लगी। 1997 में जो मोहम्मद यूनुस होते हैं एक ग्रामीण फ़ोन की स्थापना करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जियो, एयरटेल, बीएसएनएल है, उसी तरह से उन्होंने भी एक ग्रामीण फ़ोन की स्थापना की। जब ग्रामीण फ़ोन की स्थापना की तो दोस्तों कहा जाता है कि जितना टैक्स वो अकेले भरते थे, उतना टैक्स पूरे बांग्लादेश की जो निजी कंपनियां हैं उतना टैक्स देती थी सरकार को। दोस्तों, इनके इस कार्य को देखते हुए वहाँ की जो सरकार है 2006 में इनका नाम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इनके साथ साथ 1971 के जो पुरोधा थे युद्ध के, मोहम्मद मुजीबुर रहमान, जो कि आज़ादी के पुरोधा माने जाते हैं, उनको राष्ट्रपिता यानी जैसे अपने देश में महात्मा गांधी को उपाधि दी गई है उसी ढंग से मोहम्मद रहमान जी को भी वहाँ की उपाधि दी गई राष्ट्रपिता की। अब जो मोहम्मद यूनुस साहब थे राष्ट्रपिता जी की काफ़ी जमकर तारीफ करते थे और उनकी ही बेटी थी शेख हसीना। शेख हसीना को ये चीज़ खटकने लगी कि एक व्यक्ति आगे जाकर हमारी कुर्सी का हकदार हो सकता है, इससे हमको खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, उसके बाद 18 फरवरी 2007 को मोहम्मद यूनुस नागरिक शक्ति के नाम से एक पार्टी बनाते हैं। कहा जाता है कि पार्टी कोई भी हो अगर उसमें ईमानदार लोग रहेंगे तो वह पार्टी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती और ऐसा ही हुआ है कि उनकी पार्टी टूट गई। अब शेख हसीना को इस बात की और भी जो है कड़वाहट होने लगी। शेख हसीना लगातार बयानबाजी करती रही। उसके बाद दोस्तों इनके पीछे 5 एजेंसियां लगा दी गई जांच पे। जब 5 एजेंसियां लगा दी गई तो इनको धीरे धीरे ऐसा हो गया कि इनको अपनी जान का खतरा मंडराने लगा मोहम्मद यूनुस साहब को। जब 2011 में एक प्रस्ताव पारित होता है जो अपने यहाँ की गंगा नदी है वहाँ जाकर बांग्लादेश में पहुँची है, तो उस पर एक पुल बनाना था। 2011 में एक प्रस्ताव पारित जो किया गया तो वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसे लेने थे, लेकिन शेख हसीना वहाँ पर एक राजनीति खेल जाती है और कहते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस थे वर्ल्ड बैंक को मना कर दिए हैं कि वह पैसा ना दे और जब पैसा ना दे तो इससे हमारे यहाँ का पुल जो है नहीं बन पाए। दोस्तों, 2012 में वर्ल्ड बैंक का ये जो फैसला आया उसमें कहीं भी मोहम्मद यूनुस का कोई हाथ नहीं था। अब जब जैसे ही मोहम्मद यूनुस को पता लगा तो उनको लगा कि अब मेरी जान को खतरा है, तो वह तुरंत पेरिस चले गए। दोस्तों, जब पेरिस चले जाते हैं तब इधर शेख हसीना 2023 में वह पुल बनकर तैयार हो जाता है तो वो एक फिर बयान देती हैं कि जो इस देश का द्रोही है, देशद्रोही है, उसको इस नदी में उल्टे लटका दिया जाए और तेज धारा के साथ उसको लटकाया जाए। जब तक उसकी सांस न रुक जाए तब तक उसको नीचे ही लटकाया जाए। दोस्तों, यह बात जब सुनते हैं लोग तो काफ़ी जानकार लोग होते हैं शेख हसीना के इस बयान से काफ़ी नाखुश होते हैं। और जब ये 56 और 44 का मामला आ जाता है, जब बांग्लादेश में आगजनी हो जाती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, तब उसमें जो बुद्धिजीवी लोग रहते हैं उनको याद आता है मोहम्मद यूनुस की। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस को इनविटेशन दिया जाता है, प्रत्यक्ष बुलाया जाता है कि आप आइए बांग्लादेश की बागडोर संभालें, क्योंकि अब बांग्लादेश की कमान आपके हाथ में है, इसकी नाव आपके हाथ में है। दोस्तों, इसी बीच भारत सरकार के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है कि ये बांग्लादेश का अपना निजी मामला है, इसमें भारत कोई भी इंटरफेयर नहीं, दखलंदाजी नहीं कर सकता। तब भी जो मोहम्मद यूनुस होते हैं इसका तुरंत पलटवार करते हैं, कहते हैं कि अगर 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं और एक भाई का घर घर जल रहा है तो पड़ोसियों को आकर बुताना चाहिए, ना कि उसमें और भी हवा देनी चाहिए। भारत के इस बयान से मुझे काफ़ी राहत पहुंची है। तो दोस्तों, अब शेख हसीना निश्चित तौर पर अपना जान बचाकर भागी भागी फिर रही हैं
अभी तो फिलहाल भारत में है। अब देखिए पेरिस से मोहम्मद यूनुस आ रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री की गद्दी मिलने वाली है। अब आगे क्या होता है, हो सकता है देशद्रोह का मुकदमा शेख हसीना पर चढ़े, फांसी की सजा हो जाए या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है शेख हसीना को, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश के लिए इतना कुछ किया, अब लोग जागरूक हो गए हैं। और तानाशाही जो थी शेख हसीना की, वो तानाशाही कहीं न कहीं अब खत्म होने वाली है, क्योंकि ऐसी ही तानाशाही हमारे देश भारत में भी हो रही है। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी ऐसी ही हिंसा फैल जाए। दोस्तों, ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसी हिंसा हमारे देश में ना फैले, क्योंकि हमारा देश बहुत ही समृद्ध, बहुत ही शांति, बहुत ही स्वभावी देश है। दोस्तों, अब हमारी कहानी कहने के उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।